तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीओएस। सीओएस का मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब क्या हो गया? अगर मैं बीच में चौकड़ी लगा के बैठ जाऊं, ठीक है, ये मैं बैठा हूं, मुझे क्या करना है, मैं अगर अपने सामने देखूंगा और मैं अगर अपने पीछे देखूंगा 180 डिग्री एंगल पर, तो मुझे दोनों तरफ सेम चीज मिलनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इधर देख रहा हूँ, जस्ट उसके 180 डिग्री पर मुझे बिल्कुल सेम चीज मिलनी चाहिए। अगर मैं इधर देख रहा हूँ, जस्ट उसके सामने मुझे इधर एक मिलना चाहिए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई अपनी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो गई? ऐसी सिमेट्री जिसमें अगर मैं एक तरह से बोल सकता हूँ ट्रांसपोजिशन, या बोलो 180 डिग्री पर देखूंगा, मुझे सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अगर मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूं, सबसे पहले मेरा एग्जांपल बनता है ये। अगर मैं यहाँ पर बोलूं, यहाँ Cl लगा हुआ है, यहाँ Cl, यहाँ H और यहाँ H। अगर मैं इसमें बोलूं क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो कैसे देखना है? मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, ठीक है, चौकड़ी मार के, यहाँ पर आया Cl मिला, यहाँ पर आया Cl, यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो इसमें COS प्रेजेंट। अगर मैं अगले की बात करूं, अगर मैं C डबल बॉन्ड C यहाँ Cl लगा दूं, यहाँ H, यहाँ Cl और यहाँ H, क्या यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है? ठीक है, देखो यहाँ से आऊंगा Cl, यहाँ से आया Cl, यहाँ से आया H, यहाँ से आया H, और हमने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? ये मेरा क्या होगा? ये अंदर की तरफ, और ये मेरा क्या होगा? बाहर की तरफ। अगर ये एक प्लेन में ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये H यहाँ पे है और Cl अंदर की तरफ है, तो मुझे Cl का उसी प्लेन में मिलना चाहिए था, अपोजिट तरफ, जैसे यहाँ था। तो जब एक प्लेन में ही नहीं है, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर एग्जामिनर जान के तुम्हें ऐसे दिखा देगा कि H और H यहाँ पर है, लेकिन इसमें कोई प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, क्या इसमें है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? ओड नंबर। अगर ओड नंबर है तो वो प्लेनर ही हो गया। तो जितना मैं अगर सेंटर से इधर की तरफ जाऊंगा, उधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया, तो इसमें मेरी COS क्या प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस पे लास्ट एग्जांपल मान लो ये वाला। देखो, अगर मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, दूसरा कौन सा बना रहा हूँ? दूसरा ये। इन दोनों बता दो है या नहीं? एक ही वाला और एक ही। देखो मैं यहाँ बैठ जाऊं पहले, यहाँ मैं बैठ गया। अब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, मुझे Cl मिल रहा है, उतना ही मुझे नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, तो मुझे Cl मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, 180 मतलब यही हो गया ना, जितना मैंने ऊपर की तरफ देखा उतना मुझे नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो जब मैं नीचे देखूंगा Cl मिल गया, यहाँ पर Cl, यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ देखा, ठीक है, ऐसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर, उसको 3D में विजुअलाइज करो, और उतना ही मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर COS प्रेजेंट है। मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ट्रांस वाले में होती है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर Cl नीचे है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर H है, तो यहाँ पर H होना चाहिए था। क्या ये दोनों सेम है? अगर सेम नहीं है, तो यहाँ पर COS प्रेजेंट नहीं। ठीक है, और अगर एक नोट बनाना चाहो, ओड मेंबर्ड रिंग में कभी एक तरह से अगर मैं बोलूं COS प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ओड मेंबर में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ की मिरर इमेज होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर तो कोई एटम होता ही नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि नोट बना के अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओड मेंबर्ड अगर साइक्लिक रिंग होगी, ओड मेंबर्ड वाली, ओड मेंबर्ड वाली जो साइक्लिक रिंग होगी, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है, तो वहां पर मेरा क्या होता है? COS कभी भी प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। COS प्रेजेंट होगी। हाँ, ठीक है, देखो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बोलूं, तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि तुम्हें यहाँ पर COS दिख रही है, दिख रहा है? अगर मैं यहाँ बैठता हूँ, ये Cl है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, लेकिन ये तो देखो ना, यहाँ पर कौन है? कार्बन। यहाँ पर कोई है? नहीं है, तो यहाँ पर COS। तुम्हें यहाँ पर तुम बस इसको देखने लग जाते हो। ठीक है, हमें सबको देखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ नोट बनवा के लिख दिया कि ओड मेंबर रिंग में कभी भी COS नहीं। ठीक है, क्योंकि देखने में तो सेम लग रहा है, ये वाला भी और वो वाला भी। वो थर्ड 3 मेंबर थी, हमने इनको तो देख लिया साइड वालों को, लेकिन हमने रिंग को नहीं देखा, क्योंकि इसमें तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ C है तो यहाँ C है। इवन वाले में तो हमेशा अपोजिट होते ही, लेकिन ओड वाले में कभी अपोजिट नहीं होते। ठीक है, इसमें कुछ लिखने का नहीं था, बस समझना होता है। अगली अगर मैं बात करूं, नोट तो नहीं करना ना, कुछ है नहीं लायक नोट करने लायक। जो कर रहे हैं वो साथ साथ बना लिया करो, ठीक है, खिचड़ी बन जाती है वरना थोड़ी देर में। मैं अगली बात करता हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। भाई मजा, आज तो ठंडा ठंडा माहौल हो रखा है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
देखो हमारा एक्सियल सिमेट्री से कोई नाता नहीं है इस चैप्टर में, बस एक बार समझना है क्योंकि समझना होता है, ठीक है। मतलब हमारा कुछ यूज नहीं होना, एक बार बस इसके साथ रूबरू हो लेते हैं कि कहता क्या है या कहती क्या जो भी है ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मान लो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे बताओ, ये मेरा मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अगर मैं इसको 120 डिग्री रोटेट करता हूँ, 120 डिग्री मान लो मैं इधर की तरफ 120 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो मुझे बताओ क्या पोजीशन हो जाएगी, बताओ। 1 कहाँ जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है, सेम है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो बस नंबरिंग दे दी बस। अगर मैं तुम्हें क्या देता, ये कंपाउंड दिया, फिर मैं कहता भाई आंखें बंद कर लो और फिर मैं ये बना के दे दूं, क्या तुम बता पाओगे कि डिफरेंट है? नहीं, तुम्हारे लिए सेम है, ये तो मैंने नंबरिंग कर दी, उससे तुमने पता कर लिया। अगर मैं 120 डिग्री और घुमा दूं तो क्या हो जाएगा, और आगे की तरफ बढ़ेगा। अब ये 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब यहाँ पर ये तीनों कंपाउंड सेम है, अगर सेम है तो इसको कौन से एक्सिस के लॉन्ग हमने इसको घुमाया है, यहाँ पे रखा स्क्रू और इसको ऐसे घुमाया। जब मैं इसको 120 डिग्री घुमाया तो 2 कहाँ चला गया 1 पे, 1 कहाँ चला गया 3 पे, और 3 कहाँ चला गया 2 पे। अब मुझे पता करना है इसको लेबल कैसे करते हैं, हम लिखते हैं C और यहाँ पर नीचे आता है N। जो N की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 360 बाय थीटा, कितने थीटा से मैंने रोटेट किया। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने कितने एंगल से रोटेट किया, तो ये कितना बन गया 360 बाय 120, कितना बन गया 3। तो ये मेरी कौन सी एक्सिस हो गई, C3 एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, C3 एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैं इसी के अंदर, ठीक है, पराठा एक्सिस ले आऊं, ठीक है, पराठा एक्सिस होता है ना भाई, पराठा ऐसे बना, उसको पलटा मार देते हैं, ठीक है। तो पलटा मार रहे हैं, तो पलटा कैसे मारेंगे, मैंने इसके नीचे के, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं, कड़छी, कड़छी बोलते हैं ना उसको, ऐ नीचे किया, उसको ऐसे कर दिया। अगर मैं यहाँ पे नीचे गया, उसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, अब उधर की तरफ पका, उल्टा हो गया, तो ये कैसा बन जाएगा, 1 तो यहीं रहेगा, 3 यहाँ, 2 यहाँ, तो यहाँ पे मैंने कितने एंगल से घुमाया, तो 360 बाय 180 कितना हो गया, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, C2 एक्सिस। मतलब इसमें एक C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है और C3 एक्सिस भी प्रेजेंट। C3 तो एक ही हो गई, लेकिन C2 कितनी हो जाएगी, 3। एक ये वाली हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी, और एक ये वाली। इतना याद नहीं रखना, बस बता रहा हूँ C2 कैसे देखते हैं और C3 को। हमारा कुछ काम नहीं है इस चैप्टर में, इससे बस विजुलाइज करना दिखाना था, ठीक है। तो C2 हमारे इनडायरेक्टली जब मैं 180 डिग्री से करूंगा और 120 से करूंगा तो वो C3 बन जाएगी। ये इसमें आगे जाकर हायर लेवल पे पढ़ोगे तो होगा, मतलब तुम्हें एक्सेल सिमेट्री देखनी आनी चाहिए, कायरलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं तुम्हें वैसे पूछूं, अगर मैं बोलूं C4 एक्सिस है इसके अंदर, तो कितने एंगल से घुमाया होगा, उल्टा पूछ रहा हूँ मैं, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं C8 एक्सिस है, कितने एंगल से घुमाया होगा, तो यहीं पे तो करना है, यहाँ पर क्या पुट कर दो 8, 360 बाय थीटा, ठीक है, मतलब उससे हो जाएगा जो भी है, ठीक है। 45 आ जाएगा ना, C4 90 है तो इसका आधा ही हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 45। समझ गए इतनी बात, ठीक है। लिखना है क्या, कुछ लिख लिया, या वेट ना करो क्योंकि आज सुबह का खत्म हो चुका है उनका इस चैप्टर का, तो तुम्हारा भी करना है। ये दया कर दी मेरे पे इसने, गार्गी ने, गुरांगी ने, गार्गी, लिख लिया। चलो अगली होती है ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसका हमने बस नामकरण करना था, वो हमने कर लिया था, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो बस, कायरल एटम, कायरल एटम, जिसके लिए पूरी महाभारत चल रही है, ताकि आर्यभट्ट वाले भी समझ पाए आगे जाके कायरलिटी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, अगर कोई भी कायरल एटम होगा, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, जो ये 2 कंडीशन को फॉलो करेगा भाई उसकी जिंदगी सफर जाएगी। पहले क्या है, वो sp3 होना चाहिए, एटम की बात हो रही है कार्बन की नहीं, सबसे पहले sp3। चौथा अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल मतलब क्या होगा, उसके अंदर 2 ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है अनसिमेट्रिकल हो गया, कोई प्लेन पास ही नहीं कर सकता उसमें से। अनसिमेट्रिकल मतलब चारों अलग होंगे तभी तो बोलते हैं अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, कोई एक्सिस भी नहीं मिलेगी। अब अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये मेरा एटम है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है,
यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। मुझे बताओ कितने कायरल एटम है इसमें? इतनी देर लगा रहे हो भाई, एक ही तो है भाई, ये रहा बस। ये वाला कार्बन की अगर मैं बात करूंगा, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं CH2 CH3 बनेगा। इस कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन आ गए, ये तो sp3 है, इसके पास 3 आ गए, तो सिर्फ एक इकलौता होगा इसके अंदर। ठीक है, अगला एग्जांपल अगर मैं लूं यहाँ पर, इसमें बता देना कितने। उसके बाद अगर मैं बना दूं यहाँ पर, बताना दोबारा एक बार, बता रहा हूँ एक मिनट। तुम्हें सबसे पहले चेक करना है क्या वो sp3 है, क्योंकि sp3 में ही 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और दूसरा वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो दोनों चीजें देख ली तो वो उसके अंदर फुलफिल हो रही है, तो कायरल एटम हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, इसके अंदर ये तो देखने की जरूरत ही नहीं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये तो है ही नहीं, सीधा कांटा ही। इनडायरेक्टली उसी पे जाओ जहां पर तुम्हें उम्मीद लग रही हो कि 4 अलग ग्रुप मिल सकते हैं। है ये sp3, ये भी sp3 है। अब इसके बाद एक हाइड्रोजन है, एक CH3 हो गया, एक ग्रुप क्या हो गया, यहाँ CH2, यहाँ CH2, उससे आगे कौन है CH, यहाँ CH2, डिफरेंस आ गया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, तो ये भी डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो चारों डिफरेंट है, तो क्या हो गया ये मेरा कायरल है। ऐसे इसको देखूंगा, यहाँ पर भी 4 डिफरेंट कंपाउंड, तो यहाँ पर कायरल, तो यहाँ पर 2 कायरल एटम्स हो जाएंगे। अगले पर अगर मैं आऊं, ठीक है, यहाँ पर ही दिख रहा है, ये मेरा क्या हो गया कायरल सेंटर। ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम ग्रुप लग चुके हैं, तो इसको ना बोल देना क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है। तो बस इसके अंदर एक ही होगा, इसके अंदर एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये तो 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन वाला और ये 3, तो बस इसके अंदर क्या हो जाएगा, बस एक ही। ठीक है, तो जहां स्टार लगा रहे हो वही वाले है। ठीक है, गोले पे मत जाना, जो स्टार है वो हमारे कायरल हो। अगला अगर मैं बना दूं, अब यहाँ से तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होगा, अगर मैं ये बना दूं, कितने होंगे? हाँ एक ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कौन सा होगा, ये वाला बस, बाकी तो है नहीं, तो sp2 हो गया, sp2 हो गया, इस पे 2 हाइड्रोजन सेम हो गए। ठीक है, अगली बात करता हूँ, अगर मैं ये बना दूं, जब प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है इस पे क्वेश्चन, एक बार ऐसे बना दिया मैंने, मतलब कुछ ऐसे थे, ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा। क्या है ये? नहीं है, कोई कायरल एटम नहीं है। सल्फर sp3 है, क्या उसके चारों अनसिमेट्रिकल है? नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं है। लेकिन जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है, जो आया था क्वेश्चन वो ऐसा था कुछ, ठीक है, मेरे को ये नहीं पता ये ग्रुप कौन से थे, वहां आया था, ये दोनों ऑक्सीजन क्या हो गए, डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल। समझ गए क्या? हाँ, तो डिफरेंट कंपाउंड उसको मानेंगे। ठीक, यहाँ पर कोई और ग्रुप थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो याद नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे ही थे, ये और ओ था, साइड वाले ग्रुप से हमें क्या लेना देना, अलग ही थे, बस ये बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन अब ये वाला कर दो, ये वाला भी एक बार प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ये था, इसमें क्या कोई कायरल एटम है? रुको रुको, मैंने ऐसे गलत बना दिया, चलो ये क्वेश्चन ही बन गया, जो बनाना है वो वाला नहीं है। कितने होंगे इसमें बता दो, एक कौन होगा, और जो आया था एक बार क्वेश्चन वही है, कौन? गलत। तुम्हें अच्छे से याद होगा, अगर नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में जा सकता है तो वो sp2 हो जाता है, अगर sp2 हो गया तो ये मेरा कायरल एटम नहीं रहा। ठीक है, तो चाहे हमें दिखने में लग रहा है कि इसके पास 4 डिफरेंट वो है, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेजोनेंस में। रेजोनेंस समझते हो, डबल सिंगल लोन पेयर आ गया तो रेजोनेंस हो सकती है, तो रेजोनेंस में जब भी पार्टिसिपेट कर जाता है वो sp2 बन जाता है, तुमने पढ़ा ही होगा जीओसी में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 2 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, 1 मिनट रुक दो बस। ठीक है, जो तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो नोट कर लो, बाकी जो पहली बार करे वो सब भी कर लो।
आज मैं तुम्हें आर बनाने का अलग तरीका सिखाता हूँ। सुबह वालों ने तो बहुत परेशान कर दिया, मैंने सोचा नहीं था ऐसा भी सोच सकते हो। अभी देखते हैं तुम भी ऐसे हो क्या, तुम ठीक हो? नहीं मतलब कुछ ऐसा था नहीं, उन्होंने उसको पता नहीं ऐसा बना दिया कि भाई ये तो क्या हो रहा है। ठीक है चलो, कर लिया नोट? कर लिया ना? कितना नोट कर रहे हो इसमें? हो गया यार अब तो हो गया होगा, थोड़ा साथ साथ कर लिया करो ना। क्वेश्चन तो मैंने पहले लिख के लिए थे। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल एटम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर तुम्हें आगे पढ़ना है ऑर्गेनिक को। मतलब ऑर्गेनिक में आगे यूज होता रहता है ना, जनरली हमारे लिए तो कार्बन ही है वो। ठीक है, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल एटम बोल लो या कायरल कार्बन, हमारे लिए तो वही है यहाँ पर हमारे लिए। तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहली बात, तुम्हें कईयों को अगर नहीं पता, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका नाम होता है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? फिशर प्रोजेक्शन या फिशर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बोल लो या फिशर प्रोजेक्शन बोल लो सबसे पहले। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ऐसा हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, कायरल एटम के लिए, कायरल कार्बन के लिए डिफाइन होगा आर एंड एस। अगर अब मैं यहाँ पर 4 ग्रुप लगा रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ पर लगा दिया मान लो मैंने क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या लगा दिया? आयोडीन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जैसे ई एंड जेड में नंबरिंग करते थे 1 2 वाली, यहाँ पर उसको एक्सटेंड कर देना 3 4 तक। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको पहली प्रायोरिटी, अगर वो सेम हो जाए एटॉमिक नंबर इन केस ऑफ आइसोटोप्स तो वहां पर एटॉमिक मास ले ले। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं सबसे ज्यादा मास किसका है, या पहला इसको मिल गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ को लिख लो, लेकिन हमारा कुछ यूज का नहीं है तो नहीं लिखोगे तो आसानी रहेगी, वरना तुम गलतियां कर जाते हो। तो ना लिखोगे तो समझ लो, लिख लो हैशटैग नो फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, हमें फोर्थ प्रायोरिटी को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब मुझे जैसे नंबर आ रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते जाना है। तो देखो मैं यहाँ से क्या गया 1 से 2, 2 से कहाँ गया 3। अगर अब देखो मैं यहाँ से गया 1 से 2, 2 से 3, अगर मैं इसको अपना पूरा सर्व कंप्लीट कर दूं, मेरा एस बन रहा है। तुमने भी वही किया है जो सुबह किया था। मैं यहाँ से चला, यहाँ पे चला 1 2 3, ठीक है, यहाँ चला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा ऐसे चल रहा था, ठीक है, अगर मैं इसको पूरा कर दूंगा तो मेरा ऐसे तो बन रहा है, कैसे बनेगा? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, शेप मेरी एस की अपने आप लेके आ रही है मुझे। तो यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन। बाकी तुम्हारे लेवल पे तुम उसको बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज को एस बोलते हैं, लेकिन भाई वो मैं याद नहीं रखता, पेपर में जाके तुम सोचो एंटी वाला एस था या आर था वो। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत होती है, मैं तो जैसे हाथ चल रहा है उसी के मैं से बनाता हूँ इसको। देखो ऐसे चलूंगा, ऐसे ऐसे मेरा बन गया एस। ठीक है, सीधा वहां से स्टार्ट हुआ और एस बन गया। सही, तुम्हें जैसा आता है मैं तो वो बता रहा हूँ। तो रख, ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो एस होगा वो कौन होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो भी ऐसे पढ़े थे ना, वो भी ऐसे पढ़े थे, उनका आर पहले बन गया था पहले क्वेश्चन में, तो वो ज्यादा हंस पड़े थे। ऐसा तो फिर भी तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, अगला करते हैं, क्या पता तो किस्मत में तुम्हारी आर भी आ जाए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मेरा लगा हुआ है आयोडीन, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है, यही ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे ले, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर 1 कौन हो गया, ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे चला, ऐसे चला और ऐसे बन गया। तो भाई मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ना, यहाँ से चला आर बन गया। भाई आर ऐसा, हमें ये शेप बनाने है ये बोल रहे हो ना, तो तुम याद रख सकते हो आर कौन सा होगा जो क्लॉकवाइज होगा। हाँ तुम रखो, कोई दिक्कत नहीं, जिसने जैसे कर रखा है। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, जो शेप बन रही है वही मेरा बन गया। ठीक है, आर बन रहा है, ऐसे चल रहा हूँ तो आर बन रहा है, ऐसे चल रहा हूँ तो एस बन रहा है।
ठीक है आगे हो जाए। ठीक है जिस अगर ठीक है भाई तुम्हें आता है, मैं आर्यभट्ट वालों के लिए बता रहा हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, डायरेक्ट ये याद रख लो, ठीक है, ये और ये याद रख लो। दूसरा क्या होगा जो मैंने बताया, तुम्हें नहीं लग रहा तो ना लो भाई, मुझे तो इसी की वजह से याद है, मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सोचा ही नहीं कभी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, सर इसको चुप कराओ, बहुत बोलता है ये। शांत हो, तुम भी शांत, दोनों शांत। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यार खत्म करने दो, सुबह हो चुका, कभी पता चले तुम्हारा ना हो पाए, शांत हो जाओ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो तुम उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, जैसे तुमने कर रखा है आर्यभट्ट वालों के लिए वीसीआर। ठीक है, वीसीआर मतलब क्या हो गया, वीसीआर सुना क्या होता था, जो कैसेट वगैरह चलती थी। ठीक है, तो वी बोले तो वर्टिकल, मतलब क्या हो गया जब फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे हो। सी बोले तो क्या होगा क्लॉकवाइज, और आर बोले तो आर। ठीक है, मतलब जैसे भी तुम्हें करना है भाई, ये तो 100 रूल बना दो तुम। तो अगर किसी को याद ना रहे, अगर फोर्थ प्रायोरिटी क्या है वर्टिकल पे, ये अभी आगे बताता हूँ क्यों बोला ये। ठीक है, तो जो नोट कर रहे हैं 2 क्वेश्चन फटाफट कर लो, आगे बढ़ते हैं, मेन तो आगे है, कर लिया। ठीक है, अब देखो, अगर अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर हो गया Cl, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर SH, तो मुझे बताओ फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, क्यों, जैसे क्लोरीन को देंगे। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, टोटल मास थोड़ी देखना है। तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 ये हो गया। अब मैं क्या चल रहा हूँ 1 से 2, तो 4 मैं लेबल ही नहीं करूंगा, ठीक है, वो धोखा देते हैं। तो मुझे क्या करना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। तो क्या बन गया यहाँ पर, क्या हो गया, क्या बना 1, ये क्या बनता है, एस नहीं होता, तो क्या बन जाएगा एस, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी क्या है आर। अगर ठीक है, अगर मेरी फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर आ जाए, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है तो क्या हो जाता है, आर का एस हो जाता है और एस का आर हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर इवन इंटरचेंज वगैरह की बात नहीं कर रहा, वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं आगे एंड में बता दूंगा। इतना ध्यान रखो, नॉर्मल चलो, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर आ गई, जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसका अपोजिट आंसर होगा। ठीक है, आर बन जाएगा एस, एस बन जाएगा आर। ठीक है, समझिए, लिख लिया। अगला लिख लो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को अब हम समझते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको हम इंटर कन्वर्जन भी देख लेंगे। मान लो मैं तुम्हें पहले वेज डैश ही बना के दे रहा हूँ, मान लो मैंने एक ये बना के दे दिया, यहाँ पर मान लो मैंने लगा दिया H, यहाँ पर लगा दिया मैंने OH, और यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया COOH। सबसे पहली बात है, तुम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, CH3 एक प्लेन में है, COH भी एक प्लेन में, OH बाहर की तरफ है और OH अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर मुझे इसको फिशर में कन्वर्ट करना है तो 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका, तुम ऐसे मान के चलो कि मेरा H बाहर की तरफ है और Cl अंदर की तरफ है, तो ये मेरा H, ये मेरा Cl, तो OH सॉरी। ठीक है, अगर मैं इस H को पकड़ के प्लेन में लेके जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं प्लेन में लेके गया, अगर ये प्लेन में आया तो OH भी क्या आ गया प्लेन में, मतलब क्या हो गया, इसको समझ लो हैंडल है, हैंडल को पकड़ो और उसको लेके आओ प्लेन में, तो मेरा क्या बन जाएगा, प्लेन में आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा H, यहाँ क्या आ जाएगा OH, और बाकी एज इट इज बना दो CH3 और COOH। एक तो ये तरीका हो गया, हैंडल पकड़ो उसको प्लेन में ले आओ। ठीक है, तो जो उस साइड जा रहा है वो H ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा भी देख लो, अर्जुन की आग की तरह यहाँ पर घुस जाओ। ठीक है अर्जुन, ठीक है, ऐसे देखो, ठीक है, यहाँ से देखो, मुझे यहाँ पर मेरे राइट में कौन दिख रहा है, H दिखेगा कि बाहर की तरफ है, तो H राइट की तरफ है, तो यहाँ पे मेरा राइट कौन हो गया H, और OH कहाँ दिख रहा है मेरे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, चाहे हैंडल पकड़ के ले आओ चाहे यहाँ से देख लो। ठीक है,
सर हैंडल वाला तरीका क्या हैंडल वाला तरीका अगले में देख लेते हैं। मान लो ये है, OH SH इसको ढंग से बना देता हूँ। रुको। अपनी क्लास बताइए SH लगा अब देखो मैंने जैसे उसका अपोजिट बनाया है तो करना क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो जो ये ग्रुप है उसको लगा दो CH3 और जो ये ग्रुप है उसको लगा दो। अब क्या करो, ये बाहर की तरफ SH है, SH को पकड़ो, SH को पकड़ के प्लेन में ले आओ यहाँ पर, ठीक है, सबकी मार दो। यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ कौन आ जाएगा SH। जब ये प्लेन में आएगा तो H जो अंदर है वो भी प्लेन में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा H। या दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से देखो SH मुझे कहाँ दिख रहा है, मेरे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आ गया। H कहाँ दिख रहा है, मेरे राइट में, तो राइट में। ठीक है, जैसे मर्जी देख लो, तुम्हारी मर्जी। तुम कैसे करते हो? क्या होता है? तो मैं तो कन्वर्जन बता रहा हूँ, ये तो कन्फर्मर्स में कराऊंगा दोबारा से, ये तो यहाँ पे यूज होना इसलिए बता दिया। ठीक, यहाँ पे मैं RS थोड़ी निकाल रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सोचो उल्टा करते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको वापिस वेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ध्यान से समझना, वेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं पहले इसको बना दूं CH3 और इसको अगर मैं बना दूं COOH। अब सोचो जिसको मैं हैंडल को यहाँ पकड़ के लेके आया था उसको वापस बाहर की तरफ ले आऊं। जब मैं इसको बाहर की तरफ लाऊंगा OH कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, H को कहाँ बना दो और ये कौन चला जाएगा अंदर की क्या। OH को पकड़ोगे तो भाई फिर भी हो जाएगा, फिर ये उल्टा तरफ चला जाएगा ना, ये यहाँ पर कौन आएगा। अरे दोनों एक ही बात होगी ना, तुम RS निकाल के देख लो सेम ही बनेगा। अगर मैं दूसरी तरह से बनाना चाहता हूँ तो वैसा बनेगा। ठीक है भाई, रिप्रेजेंटेशन है उनको तो देखो। अगर मैं क्या करूं, अब इस OH को ऊपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं OH को ऊपर ला रहा हूँ तो ये OH ऊपर आ गया और वो कहाँ चला जाएगा नीचे की तरफ। मर्जी है तुम्हारी, दोनों सेम है, RS निकाल के देख लो सेम आएगी। क्या सेम आएगी, एक में डाउन द प्लेन, एक में डबल बॉन्ड कहां से आ गया इसको। अबे डबल बॉन्ड क्या है वो, अरे वो ठीक है। तुम्हारी अभी कन्वर्जन नहीं हुई ना, तो फिर मैं तो कन्फर्मर्स कराऊंगा ना, वहां पे डिटेल में करेंगे। अभी यार टाइम नहीं, आज मुझे आगे करना है। ठीक है, इसका यूज नहीं है तो कन्फर्मर्स में करेंगे। ठीक है, तो कन्फर्मर्स में इसको अच्छे से करेंगे। वहां पर तो वैसे भी हमें 2-3 घंटे लेने हैं, आज तो मुझे खत्म करना, तो छोड़ो। बस इतना समझ लो, अगर वेज डैश आ जाता है, वेज डैश, तो पहले हम उसको फिशर में कन्वर्ट कर लेंगे, फायदा रहता है क्योंकि वो 2D सोचना होता है, और उसके बाद हम RS निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ लो। वेज डैश से फिशर में कन्वर्ट करना, हम जब कन्फर्मर्स करेंगे वहां पर मैं सारे इकट्ठे करा दूंगा, न्यूमैन हो गया, सोर्स हो गया, सब कुछ। ठीक है, तो वेज डैश को ही पहले फिशर में कर लेंगे और फिर RS निकालेंगे। ठीक है, तो वहां पर कर लेंगे इस चीज को कवर, अभी रहने दो। लिख लो, molecules having single chiral atom। हेलो यस मैम। हाँ वो सैटरडे को होगा, हुई थी बात, क्योंकि अभी तो मेरा 11th में क्लास में होना, मैं अभी सैटरडे को होगी, मोनिका मैम ने बोला था। वो पता नहीं, वो एक बार मोनिका मैम से पूछ लो, क्योंकि वो बस मैम ने कल बताया था कि सैटरडे को ले लेना। अभी मैं 11th में क्लास में हूँ ना। हाँ जी, तो मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल कायरल कार्बन, सबसे पहला लिखो उसका पॉइंट। मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल कायरल एटम में सबसे पहला 1 कायरल एटम होना चाहिए, 1 कायरल एटम। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, नो POS और COS। अगर ये चीज हो गई तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, तो उन दोनों में क्या बोल सकता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब क्या हो गया, अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड बनाऊं
मान लो यहाँ मैंने फ्लोरीन लगा दिया, तो फ्लोरीन रहने दो यहाँ पर, तो फ्लोरीन लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर मान लो मैंने लगा दिया H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लगा दिया COOH। मतलब क्या होगा, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होता है, कोई प्लेन भी नहीं होता, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। प्लस क्या इसमें कोई कायरल एटम है? एक है। कौन से? ये वाला। अब तुम्हें मैंने उस दिन में बताया था, अगर कोई भी एटम कायरल होता है तो दुनिया में उसके जैसे दिखने वाला जरूर एक और प्राणी होता है जो उसकी मिरर इमेज होती है, जैसे हमारे हाथ का केस था, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम बीच में क्या रखेंगे? मिरर, ठीक है। इसको तो भाई लड़कियां और अच्छे से समझ पाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं मिरर में यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मुझे बताओ, मुझे फ्लोरीन है वो यहाँ दिखेगा और जो CH3 वो यहाँ। अब ये बात बताओ, किसी का ऐसा तो नहीं होता मुंडी नीचे चली जाती है, ठीक है। मुंडी ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी, ठीक है, और पैर नीचे है तो वो नीचे रहेंगे। मतलब बस राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल मिरर होगा तो ऐसा ही होता होगा सबके घर में, ठीक है। बाकी होगा मुझे पता नहीं। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो पास था वो इसके पास होता है, ठीक है, और ये जो दूर है वो यहाँ पर भी दूर हो जाता है। अब अगर मैं इसको उखाड़ दूं इसमें से, यहाँ से अगर मैं इसको उखाड़ूंगा, जैसे इसको उखाड़ूंगा और इसके ऊपर रखूं, क्या वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे? तो वो लोग जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, उनको हम क्या बोल देते हैं? एनेंशियोमर्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। मतलब क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, ठीक है। तो उनको हम क्या बोल देते हैं? एनेंशियोमर्स। अगली बात, एनेंशियोमर की अगर मैं बात करूं तो ये पक्का 100% सच है कि अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, निकाल ही लो वैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या बन गया? R, ठीक है। अगर R बन रहा है तो ये क्या बनेगा? S। तो ध्यान रखना हमेशा, क्या हो गया? R नहीं आ रहा, ठीक है भाई, तुम क्लॉकवाइज से देख लो, ठीक है। तो भाई क्लॉकवाइज चला मैं, ठीक है, ऐसे बोल दूंगा, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ऐसे गया और यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज है, हाँ ठीक है, तो ये क्या बन गया? R, ये क्या बन जाएगा? S। तो हमेशा ध्यान रखना एनेंशियोमर्स की हमेशा कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होती है। अगर ये R है तो वो S होगा, क्योंकि उसकी मिरर इमेज है ना। तो लिख लो इस पॉइंट को भी, enantiomers have opposite configuration. Enantiomers have opposite configuration. अगला पॉइंट लिख लेना, they form a racemic mixture. They form a racemic mixture. They form a racemic mixture which is optically inactive. Which is optically inactive because of external compensation. यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल था, इन दोनों ने कंपनसेट कर लिया एक दूसरे को। अगर ये +5 में लेके जा रहा था, ये -5 ले गया, तो जिसकी वजह से नेट रिजल्टेंट क्या हो गया? ठेंगा। तो जिसकी वजह से 0 हो गया, तो यहाँ पर एक्सटर्नल कंपनसेशन हुआ है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं? एनेंशियोमर्स। अगली हेडिंग डाल लो, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये अभी 1 केस वालों की बात ही हो रही है। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन। अगर मेरा एक RR है, ठीक है, अगर मेरा एक RR है और दूसरा SR है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? एनेंशियोमर, ठीक है, दोनों क्या होंगे? एनेंशियोमर, ठीक है, मतलब अपोजिट आ रहे हो, ठीक है। और अगर एक SR है दूसरा भी SR है, या एक RR है दूसरा भी RR है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? आइडेंटिकल। मतलब क्या हो गया, हमें अगर चेक करना है आइडेंटिकल है या नहीं, तो क्या करें? उनका RS निकाल लो। अगर दोनों का RR कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो आइडेंटिकल है, अगर SS आ रही है दोनों आइडेंटिकल है। अगर एक R आ रही है दूसरा S और दूसरा S और ये R, तो ये वाला केस क्या हो गया? एनेंशियोमर, ये भी एनेंशियोमर, ये आइडेंटिकल और ये आइडेंटिकल, ठीक है। RR राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, और ये सनराइजर्स सूरत, ठीक है। हैदराबाद नहीं है ना इसमें, सूरत आ गया इसमें। अब एग्जांपल देता, तुम मुझे बताना कि ये दोनों में क्या रिश्ता है, रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। CH3
क्या ये पवित्र रिश्ता है? ठीक है, है? हाँ, मैं यही तो करता हूँ पूरा दिन। अभी जाके रिपीट पर भी देखूंगा और शायद तेरी खुशी ज्यादा हो रही है देख। R और S सब भाई अपना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगा लो। ये क्या सुबह भी ऐसे दो आंसर मिल रहे थे, सब एक तरह एक ही थाली के हो गया चट्टे बट्टे। तो पहला क्या होगा यहाँ 1, दूसरा ये, तीसरा ये, तो क्या हो रहा है 1 2 3। ठीक है, तुम्हारा क्लॉकवाइज मेरे लिए R। ठीक है, R है, तो अगर ये R बन रहा है, ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी तो नहीं है इस पे, नहीं है, तो ये क्या हो गया R। अब यहाँ पर आ जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कैसे जाना है S। ठीक है, तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है हॉरिजॉन्टल पर। अगर हॉरिजॉन्टल पर है तो क्या हो जाएगा R। तो दोनों क्या होगा एक दूसरे के आइडेंटिकल, दोनों का R आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आइडेंटिकल। ठीक है, अब कई सोच रहे होंगे हम तो भाई उससे भी कर सकते हैं, इंटरचेंज कर दो। ठीक है, वो वाला एंड में बता दूंगा, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता जब तुम कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, वहां पे फिर कंफ्यूजन रहती है। इसमें पक्का 100% सच है कि भाई आंसर सही आएगा। अगला लिखो कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल कार्बन्स। कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल कार्बन, कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल कार्बन। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैं ये बना देता हूँ, मल्टीपल कार्बन लगा दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने लगा दिया COH, यहाँ पर COH, यहाँ पर लगा दिया OH, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ पर H। अगर मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पर, तो मुझे बताओ क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है? हाँ बिल्कुल है, कायरल कार्बन है। साथ में मुझे विरासत में और क्या मिल गया, एक प्लेन मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब क्या हो गया, एक ही कंपाउंड है, उसमें क्या हो गया, इसको अपने जैसा ही दिखता हुआ बंदा मिल गया जो उसका दुश्मन टाइप बनेगा। मतलब अगर ये +5 में घुमाएगा तो माइनस में, तो नेट 0 हो जाएगा। ऐसे टाइप ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मेसोमर। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मेसोमर। अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो देख सकते हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी। इसको नंबर 1 दे दो, इसको क्या मिलेगा नंबर 2, ऊपर वाले को ये पूरे कंपाउंड को नंबर 3। तो मैं यहाँ पर जब चलूंगा 1 2 3 क्या बन रहा है R, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी का है S। अगर ये S है तो ऊपर वाला चेक कर लेना, पक्का R आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये दोनों एक S है एक R है, तो दोनों में आपस में लड़ाई हो जाएगी और वहीं पर काम तमाम, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो मेरा पूरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, रीजन क्या है इसका, यहाँ पर क्या हो गया इंटरनल कंपनसेशन। यहाँ पर मतलब घर पे मामला खत्म। ठीक है, बाहर तक पहुंचा नहीं, पंचायत तक। ठीक है, इंटरनल कंपनसेशन। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, मीजो कंपाउंड के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या चेक करना है सबसे पहले, उसमें मोर देन वन कायरल एटम होने चाहिए, कायरल कार्बन बोल लो। ठीक है, और साथ में उसमें POS होना चाहिए या COS। तो ये कंडीशन हो गई मेसोमर की। ठीक है, तो ये कंडीशन मत भूलना, अभी एंड में इसको करवाता हूँ। तो एनेंशियोमर्स और मेसोमर में फर्क क्या होगा, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, एनेंशियोमर मतलब कि रेसिमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर मतलब दोनों इकट्ठे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एनेंशियोमर्स बोल रहा हूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसका मतलब होता है कि वो दो जोड़े में आएंगे। ठीक है, और मेसोमर बोल रहा हूँ तो अकेला आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मैं एनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहा हूँ तो समझ जाओ मैं जोड़े की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्या, यही जो मैंने लिखा है ना, कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर बट हैज POS और COS, जो मैंने कंडीशन लिखी है वही उसकी डेफिनेशन है। के बाद उसके साथ हैव हैज ग्रामर जोड़ दो। ठीक है, बाकी आ जाएगा। हाँ, ग्रामर हमारी मस्त है, एक नंबर, लच्छा मलाई की तरह। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो सिंगल वाले के लिए था ना,
अब ये मोर देन वन वालों के लिए रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या हो गया? आपके कॉम्बिनेशन में सवाल उठा रहे हैं। हमें देख के बोला है। क्या ठीक है, शांत हो जाओ भाई। सबसे पहली बात, ओए शांत हो जाओ। सबसे पहले लिखो, अगर बोथ कंपाउंड्स, ठीक है शॉर्ट में लिखना है मैं तो वैसे भी, बोथ कंपाउंड्स की अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बन जाएगा? एनाइंशियोमर्स। ठीक है, यही एक तरह से बिल्कुल एक्सट्रैक्ट है जो हमें चाहिए, एनाइंशियोमर। अगर बोथ कंपाउंड्स की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, उसका एग्जांपल दूंगा वहां पे क्लियर करूंगा, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाते हैं? सेम लिख दिया क्या? सेम वाले में तो आइडेंटिकल होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आइडेंटिकल, और नीचे क्या आ जाएगा? एनाइंशियोमर। अब जो तीसरा केस है वो मस्त है। ठीक है, एनाइंशियोमर। अगला क्या सीन है? सेम कंपाउंड है, कंपाउंड भी सेम है, ठीक है सेम कंपाउंड है, उसके अंदर क्या हो जाए? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। ठीक है, यहाँ पर सेम ही कंपाउंड है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में क्या आ जाए? पीओएस या सीओएस, तो वो क्या हो जाता है? मीजो। मीजो। अब जो लास्ट है, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स है, ठीक है, या बोथ कंपाउंड बोल लो या डिफरेंट कंपाउंड्स है, उसमें क्या होगा? वन कॉन्फ़िगरेशन सेम, वन कॉन्फ़िगरेशन सेम, और वन, ठीक है ऐसे लिख लो, वन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या बन गया? ये डायस्टेरियमर्स, मतलब कि आधा बदल गया आधा नहीं। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? डायस्टेरियम। तो जिसमें एक की कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाए और दूसरे की बदल जाए, वो क्या हो गया? डायस्टेरियमर। इसको एग्जांपल के थ्रू एक बार देख लेते चारों को फटाफट। यशिका ने सोचा पहले नहीं लिखती, फिर लगा सब लिख रहे हैं, कभी मेरे नंबर ना कट जाए आगे जाके, तो मैं अभी लिख लेती हूँ। ठीक है, एचजी कुछ नहीं है, ठीक है, मम्मी मारेगी तुम्हारी। फुल में भी मारेगी, हाफ में भी मारेगी। क्या हो गया? ऐसा गुनाह भी नहीं है भाई। अब यहाँ पर देखो, मान लो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है R और इसकी कॉन्फ़िगरेशन R, ठीक है, मैं बना नहीं रहा, और मान लो अब मैं यहाँ पर इसकी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एटम जो होंगे वो सेम ही होंगे। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इस कार्बन पर जो 3 एटम है वो ही यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो मान लो अगर इसकी भी R आ जाए और इसकी भी R आ जाए, तो क्या हो गया? ये मेरा आइडेंटिकल। ये क्या बन गया? आइडेंटिकल। ध्यान रखना, दोबारा से बोल रहा हूँ, जरूरी है कि यहाँ पर जो तीनों वैलेंसीज है वो और यहाँ पर तीनों सेम होनी चाहिए, अरेंजमेंट कुछ भी हो वो सेम होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर तुम्हें पागल क्या बनाता है, यहाँ पर मान लो 3 ग्रुप्स गिवन है, वो तीनों ग्रुप्स वो यहाँ दे देते हैं, तो तुम्हें इन दोनों को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बहुत रेयर केस है, तो ये ना सोचो कि हमेशा ऊपर वाले को इससे मिलाना है। हो सकता है यहाँ पर जो 3 एटम्स है वो यहाँ पर है ही नहीं, और वो जो यहाँ 3 एटम्स है वो यहाँ 3 पर है, तो अपोजिट हो सकता है। तो ध्यान क्या देना है कि जो यहाँ पर जो तीनों वैलेंसीज है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे? आइडेंटिकल। अगला केस अगर मैं बनाऊं है, फिर रोटेट करना पड़ेगा उसको, इवन इंटरचेंज में वो हो जाएगा, रोटेट कर दो पूरे मॉलिक्यूल को। ठीक है, इन प्लेन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आर है मान लो, ये एस है, दूसरा कंपाउंड क्या आ रहा है मान लो, ये एस आर है और ये आर आर है, ये कैसा हो जाएगा? बोलो, एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड है, क्या हो जाएगा? ये एनाइंशियोमर, ऑपोजिट हो गया बिल्कुल। ठीक है, ये क्या होगा मेरा? एनाइंशियोमर। कौन से साइड दो ग्रुप्स ऊपर थे वो ही नीचे आ गए, तब तो आइडेंटिकल ही इन दोनों में? सर ये कहना चाहिए कि जो एसआर साइड वाले में चेहरा ऊपर आ रहा है, जो नीचे से वो फिर कंफ्यूज ना करो, मतलब वो रेयर केस होता है, क्वेश्चन आएगा तो वहां पर डील करना। अभी ना सोचो कि एक्सचेंज हो रहा है, अभी मान के चलो ये वाला कार्बन यहीं पर है, ठीक है, तो उसको ना सोचो, मैं अभी जनरल वाला केस बता रहा हूँ। अगला अगर मैं बोलूं मेरा एक ही कंपाउंड है, ठीक है,
वो मान लो OH यहाँ है, वो तो यहाँ बना भी देते हैं, यहाँ H यहाँ OH, ठीक है, और यहाँ COH और यहाँ COH। ये तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, मीजो। मीजो क्या होता है अभी बनाया ही था, लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ एक तो ये हो गया और एक हो गया ये H यहाँ COH और यहाँ पर मान लो H या OH यहाँ COH। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को कंपेयर करो, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी सेम ही होगी क्योंकि भाई सबके अरेंजमेंट सेम है, जो इसकी आई होगी वो इसकी आएगी क्योंकि COH ऊपर ही है, यहाँ पर भी, यहाँ H है यहाँ पर भी, तो निकालोगे सेम आएगी। लेकिन यहाँ पर जो आएगी उसकी यहाँ पर अपोजिट आएगी, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ OH यहाँ है और OH इसका यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ R आएगा तो यहाँ S आएगा, यहाँ S आएगा तो यहाँ R आएगा, यहाँ R है तो ये भी R होगा, ये S है तो ये भी S होगा। तो यहाँ पर देखो आधा बदल रहा है ना, ये तो सेम रहा, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, बदल गया। अगर एक बदल गया एक सेम रहा तो क्या बन गया, वो डाइस्टीरियम। तो डाइस्टीरियमर में क्या है, इसके निकाल के देख लो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बता दो एक बार, क्या बन रहा है, R या S? नहीं ऐसे आर बनेगा, अगर ये R है तो ये भी R ही होगा, ये क्या होगा, S होगा, निकाल के देख लो, ये क्या होगा, तो देखो R का R ही बना रहा, चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये S का R बन गया, तो यहाँ पर एक चेंज नहीं हुआ और एक चेंज हो गया। तो इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर भी रखूंगा वो मिरर इमेज भी नहीं है और वो सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियम, मतलब हाफ गर्लफ्रेंड टाइप वाले, ठीक है, डाइस्टीरियमर्स। क्या स्पेलिंग थी, ठीक है, डाइस्टीरियमर्स। डाइस्टीरियमर्स है जो एक तरह से लगा सकते हो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है और मिरर इमेज भी नहीं। जनरली यही क्वेश्चन आता है जो मैंने लिखा है, जनरली तुम्हें बुक्स में भी यही मिलता है इस पर, और जनरली ये गलत भी कर देते तुम। अब वो जो तुम्हारा फेवरेट पार्ट है जो तुम्हें लग रहा है सर ने कराया नहीं, शायद आता भी नहीं है, तो वो लिख लो, ठीक है, नोट बना के। उसको मैं प्रेफर नहीं करता। अगर ओड इंटरचेंज हो रहे हैं, ओड इंटरचेंज होने से वो वापस बन रहे हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, हाँ अभी तुम कहते हो याद रहता है, ठीक है। और इवन में क्या होगा, अगर इवन इंटरचेंज से हो जाए तो आइडेंटिकल। मतलब ये मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन तब हम सिर्फ तब करेंगे इसको यूज जब हमारा फायदा हो रहा होगा। वो फायदा कैसे है, ध्यान से देखो, आरएस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमें बिल्कुल सिंपल सा केस हो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, एक ये कंपाउंड दे दिया मैंने और दूसरा क्या दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। तो अब इन तीनों दोनों में देखो कायरल एटम कौन से, कायरल ये वाला। अब मुझे बताओ यहाँ पर चारों डिफरेंट वैलेंसीज है तभी कायरल है। अब मुझे बताओ ये क्या, CH3 EH, CH3 ऊपर है और यहाँ पर CH3 नीचे है। अगर मैं इसमें एक इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज मतलब इनकी जगह बदल दूं, तो वापिस यही बन जाएगा। तो इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, एनेंशियमर्स। मतलब यहाँ पे RS निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन तभी प्रेफर करना जब एक का ही तुम्हें झोल लग रहा हो। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया है, ओड इंटरचेंज। ओड इंटरचेंज करने से अगर मुझे वापिस वही मिल गया तो हम उनको एनेंशियमर बोल सकते हैं, ठीक है। या RS निकाल लो, RS भी पॉजिटिव आएगा, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे मर्जी करो। ओड इंटरचेंज ही तो हुआ, एक बार मैंने इंटरचेंज किया, H की जगह CH3 ले गया, CH3 की जगह H, तो वापिस यही बन गया। तो अगर ये ओड इंटरचेंज से बन जाए तो वो दोनों एनेंशियमर होते हैं। अब एक जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था एक साल, देखते तुम कितने कर पाते हो उसको। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, मर जाओगे करते करते। ये सारे तुम बन जाओगे। कितना मुश्किल है ना, देखना। बताओ क्या रिलेशन है इनमें, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पवित्र रिश्ता है या नहीं है?
देखो सबसे पहली बात है, अगर जिस बच्चे ने बस इस पर जोर दिया होगा तो भाई उसको तो एनेंटियोमर दिखने लग जाएंगे, लेकिन जिसने इसको भी जोर दे लिया इस पे भी कि ये वाला जो कार्बन है वो कायरल ही नहीं है, अगर कायरल है ही नहीं तो आरएस काय का, अगर आरएस ही नहीं है तो इनडायरेक्टली मैं इन दोनों को आइडेंटिकली बोल सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए आइडेंटिकल, आरएस आएगा नहीं तो क्या हो गया आइडेंटिकल। बढ़िया, चलो किसने आंसर दिया, सबने तो नहीं दिया, एक आधे नहीं सोचा था, तो दोनों को आइडेंटिकल बोल सकते हैं क्योंकि सेम ही है एक तरह से। जब यहाँ पर कायरलिटी है ही नहीं तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, तो दोनों को हम आइडेंटिकल बोल सकते हैं। अगली हेडिंग डाल लो, स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर्स, स्टीरियो सेंटर क्या होता है लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ। एन एटम around which if we rotate ANN atom ये गोरांगी के लिए था, an atom around which if we rotate two groups and it forms new stereoisomer इसके 3 इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, वही काम किया, डेफिनेशन बाहर में जाए। 3 नोट है उनके बारे में लिख लो। नोट नंबर 1 इसी के ऊपर है, डबल बॉन्ड फॉर्म्स न्यू स्टीरियोआइसोमर। 3 पॉइंट है इसके, वही सबसे मेन है। डबल बॉन्ड शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर has two stereo centers। अगला क्या, showing geometrical isomerism has two stereo centers। अगला double bond not showing geometrical isomerism, double bond not showing geometrical isomerism has zero stereo center। अगला तीसरा पॉइंट सबसे मेन, एवरी कायरल एटम 2 बारी तो बोल दिया, रुक जाऊं। एवरी कायरल सेंटर बोले तो केंद्र, ठीक है, चलो एटम बोलो, इज अ स्टीरियो सेंटर। हमारा बेसिकली यहाँ कार्बन के बारे में बात है इसलिए कार्बन बोल सकते हो, कोई नहीं। इज अ स्टीरियो सेंटर मतलब क्या है, मान लो ये मेरा कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ Cl लगा है, यहाँ H, यहाँ लगा हुआ H और यहाँ Cl। अगर मैं इस एटम के अराउंड रोटेट करूं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, मान लो रोटेट करूं, तो मुझे पता है जब मैं रोटेट करूंगा तो Cl यहाँ चला जाएगा और H यहाँ। अब ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। अगर मैं इस कार्बन के अराउंड रोटेट करूंगा तो क्या बन जाएगा, सिस। तो जब मैंने इसके अलोंग रोटेट किया तो मुझे नया स्टीरियो आइसोमर मिला, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्टीरियो सेंटर। तो इसके लोंग में भी मिल सकता है, इसके लोंग में भी, तभी मैंने लिखवाया है अगर डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड के लिए हम 2 स्टीरियो सेंटर्स काउंट करेंगे, ठीक है, समझिए। अगर लेकिन वो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो होना चाहिए उसके, ठीक है। तो इसके स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, 2, ठीक है। स्टीरियो सेंटर, अरे 2-3 एग्जांपल लूंगा, स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, 2। अब ये वाला एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर मान लो लगा दिया H लगा लो, यहाँ पर भी 4 हो गए ना यहाँ, तो ठीक है। चलो तो मुझे बताओ इसमें कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं। पहले तो डबल बॉन्ड ही तो ढूंढने हैं और कायरल सेंटर ढूंढने हैं। सबसे पहली बात, क्या कायरल एटम है कोई, कायरल तो नहीं है कोई, ठीक है। अगर नहीं है तो डबल बॉन्ड कितने हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, ये कर सकता है, ये तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर A = B हो गया, तो यहाँ पर करेगा, यहाँ पर 2 वैलेंसीज है, तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ दे दूं, ठीक, कितने स्टीरियो सेंटर है,
हाँ तो इतना सोच के रहे हो, एक कायरल एटम ये रहा, एक कायरल एटम ये रहा, तो जितने कायरल एटम उतने स्टीरियो सेंटर, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, क्या सोच रहे हो? तो कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, समझिए। अगली चीज लिख लो, स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर, अभी स्टीरियो सेंटर था, अब स्टीरियोजेनिक सेंटर है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो सिर्फ 1 मिनट अब लेते जा खा लो, मैंने पहले खा लिया। ओ आपके चरण काय माते। तेरी मैगी सर क्या बोला दूसरा? चरण काय माते। स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर देखो नाम में सिमिलैरिटी दिख रही है, जेनिक आ गया ना, बस यहाँ पे भी लगभग सिमिलैरिटी है। यहाँ पर अभी तक हम क्या कर रहे थे, डबल बॉन्ड में जितने एटम्स है उनको काउंट कर रहे थे और साथ में कायरल एटम्स। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर में क्या कर देना है, यहाँ पर तुम्हें कायरल कार्बन मतलब डबल बॉन्ड गिन लेना है डायरेक्ट। ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड लिख लो या डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर लिख लो डबल बॉन्ड प्लस कायरल कार्बन या एटम बोल लो। मतलब फर्क क्या आएगा, वहां पर एक डबल बॉन्ड के अलावा हम कितने गिनते थे? 2, लेकिन वहां पर यही बात है, डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला। मतलब अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बोल दूं, अगर मान लो मैं तुम्हें ये बना दूं और ये बना दूं, अगर मैं बोलूं इसमें स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं? स्टीरियो सेंटर्स इतनी देर क्यों लगा रहे हो भाई? स्टीरियो सेंटर्स 2 है, स्टीरियो सेंटर्स नहीं सर एक ही है, एक कायरल नहीं है इसमें, तो ये ले सकते हो। तो कायरल सेंटर में दोनों काउंट नहीं करते, तो क्या हो जाएगा? और स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर मैं पूछ लूं तो आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसके अंदर मुझे नंबर सिर्फ डबल बॉन्ड गिनने हैं, स्टीरियो सेंटर में हमें उसके पास कितने कार्बन है उनको भी गिनना होता है। समझ रहे हो? अरे उसके अंदर हमने क्या किया था कि डबल बॉन्ड कितने के पास है मल्टीप्लाई बाय 2 किया था ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लेना है। एक और एग्जांपल ऐसे देख लो, सिंपल सा बना देता हूँ। ठीक है, अगर ये बना रहा हूँ, ठीक है ये बना रहा हूँ मैं, अब मुझे बताओ ऐसे बना लो, तुम्हारे वो सिमेट्री भी तो आ जाती है बार बार। मान लो यहाँ पर CH3 लगा दिया मैंने और यहाँ पर Cl लगा दिया। ये कैसे शो करेगा सर? ये तो अच्छा अरे वो हो गया ना, ये तो 5 मेंबर वाली हो गई, तो छोड़ो इसको, तो ऐसे वाला ले लो, ये और बन ले लो, ये ले लो। इतने देर स्टीरियो सेंटर बता दो और स्टीरियोजेनिक सेंटर बता दो। ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा 1, और ये भी कितना आ जाएगा? मतलब स्टीरियो सेंटर में हमें डबल बॉन्ड पे जितने कार्बन है उनको भी गिनना है, लेकिन स्टीरियोजेनिक में हमें सिर्फ डबल बॉन्ड का नंबर गिनना है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो उसको बिल्कुल ऐसे लिख चुके हो, स्टीरियो सेंटर क्या हो गया, एक तरह से 1 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 स्टीरियो सेंटर। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा 1 कायरल सेंटर इज इक्वल टू 1 स्टीरियो सेंटर। ठीक है, यही अगर मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात करूं तो 1 डबल बॉन्ड किसके इक्वल? 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर और 1 कायरल सेंटर, कायरल एटम बोल लो। ठीक है, 1 कायरल एटम किसके इक्वल? 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर। अरे मतलब बस वो हो गया ना, नाम दे रखा है कि स्टीरियोजेनिक किसको बोलेंगे और स्टीरियो सेंटर किसको। सिग्निफिकेंस ये है, अगर मुझे अब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने हैं तो हमें वहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स का नंबर लिखना होता है, तो वहां से हमारे फॉर्मूले में पुट होता है। करवा रहा हूँ। हेडिंग डालो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ, सारे बताने हैं मुझे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा,
जैसे हम स्टीरियो में लगाते थे, ठीक है। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल हो सकता है एक तो, ठीक है, और क्या हो सकता है, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में फॉर्मूला क्या होता था, 2 की पावर n, जहां पर n क्या होगा, वेयर n इज इक्वल टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। स्टीरियोजेनिक सेंटर का यहाँ पर यूज आया है, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू स्टीरियोजेनिक सेंटर। और सिमेट्रिकल में फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर क्या होता था, n-1 प्लस 2 की पावर p, ठीक है। जहां पर दो केस बन जाएंगे, मेरा n क्या हो सकता है, ओड, और n क्या हो सकता है, इवन। अगर n की वैल्यू ओड हो जाती है तो क्या बन जाता है, p की वैल्यू क्या हो जाती है, n-1/2, और अगर n इवन हो जाता है तो n/2 माइनस। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जो हमने वहां पर किया था, ये टोटल निकालने का काम आएगा, जहां पर n क्या है मेरा, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। इसलिए मैंने पहले बताया कितने कैसे निकालते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर में ऐड क्या क्या करने हैं, कितने डबल बॉन्ड है प्लस कितने हमारे पास कायरल एटम्स है। इस पर बस 2 क्वेश्चन कर लो, बस खत्म फिर। अब इस पर 2-3 क्वेश्चन कर लो। इसमें बता दो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। पहले तो ये चेक कर लो, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, देख ही रहा भाई, अंदर भी बता देगा अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये अगर अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला क्या लगना है, 2 की पावर n। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिन लो और नंबर ऑफ कायरल सेंटर, 1 2 3, ये है 4, और ये क्या हो गया 5, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5, कितना होता है 30। समझ गए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। 2 और में लगा दो बस। सेकंड जो मैंने दिया है ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अन, अगर अन है तो n की वैल्यू क्या है इसमें, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, तो इतनी देर क्यों लग रही है, 2 की पावर n, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा था, एक तो ये हो गया स्टीरियोजेनिक सेंटर, और एक ये हो गया। अब इसमें बता दो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ठीक है, वो तो तुमने कर लिया, एक और एग्जांपल लिख लो इसकी जगह। तो लगाओ फॉर्मूला, सिमेट्री में 4 थोड़ी आएगा आंसर। n की वैल्यू क्या वैल्यू बता दो, 6, n की वैल्यू n की वैल्यू आएगी 3। कौन कौन सी, एक ये हो गया, और एक ये पूरा ये हो गया, और एक ये हो गया। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिमेट्रिकल में जो n इज इक्वल टू ओड पर था, ठीक है, तो वहां पर लगा देना, आंसर क्या आ जाएगा 6, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। ठीक, लास्ट हेडिंग डाल लो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैविंग नो कायरल एटम। 2 मिनट का टॉपिक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैविंग नो कायरल एटम। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन कायरल एटम नहीं है, तो हम तो पागल बना रहे थे इतनी देर से। कायरल एटम की जरूरत होती ही नहीं है अगर मुझे कायरलिटी डिफाइन करनी है। हमें बेसिकली चाहिए क्या होता है, अनसिमेट्री, या कोई एलिमेंट ना हो। तो सबसे पहले उसका पार्ट कौन होता है, सबसे पहला एग्जांपल एलीन्स।
एलिन्स में क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड C लगा दूं तो मुझे बताओ, ये तो प्लेनर है, अगर प्लेनर है तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री आ जाएगी। अगर सिमेट्री आ गई तो क्या मतलब कि भाई ये तो शो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक और C लगा दूं तो अब ये प्लेनर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर एक मान लो Cl है और यहाँ पर, या इसको ABCD लिख लो, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब अगर मुझे इसको देखना है, ये समझ लो इसको एक डॉट में कन्वर्ट कर दो और मुझे क्या मिल रहा है, एक C, एक D, एक A, ठीक है, और एक क्या मिल गया मुझे, B, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरह से वैसा ही हुआ ना, अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, इवन, तो इसको उठा के ऐसा बना दो। अब तुम्हें यहाँ पर वैसे फील आ रही है कि टेट्राहेड्रल हो गया और चारों अनसिमेट्रिकल हो गए, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कायरल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ABCD भी अलग होने चाहिए, ठीक। तो जितने भी है उनको क्लब करके एक पॉइंट बना लो। अगर मान लो ये 3 हो जाते डबल बॉन्ड, फिर शो करता नहीं करता। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, एलिन्स की, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए, होने चाहिए वो इवन। ओड हो गया तो वो ज्योमेट्रिकल शो कर जाएगा, इवन हो गया तो ऑप्टिकल करता है। दोनों एक तरह से अलग अलग चलते हैं। और जो अगला बस लास्ट खत्म। अगला क्या है, क्या होता है बोलो, बाय फिनाइल, वो भी कौन सा, स्टेरिक वाला, ठीक है, स्टेरिकली हिंडेड वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिकली अगर मैं हिंडेड की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक सीन बनेगा। वो सीन क्या है, अगर मान लो एक मेरा फिनाइल है, एक और फिनाइल आ जाए, ये बिल्कुल वही बात हो गई। यहाँ वहां पर 3 फिनाइल वाले क्या शो कर रहे थे, GI, यहाँ पर इवन मतलब इवन फिनाइल हो गए, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, मान लो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, I, यहाँ पर लगा दिया COH, यहाँ पर लगा लो मान लो टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया और यहाँ NO2 लगा दिया। तो हम ये मान सकते हैं कि एक ऐसे पड़ी रहेगी, कैसे, तो हम देख सकते हैं एक प्लेन में हो गई, वही वाली बात बन गई कि 2 एक प्लेन में और एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, बिल्कुल ऐसे वाला। जैसे ये बन गया, ये क्या शो कर जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये क्या हो गया मेरा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी मेरा क्या हो गया था, ऑप्टिकली एक्टिव। बस यहाँ पर अपना खात्मा होता है इसका, ठीक। तो भाई देख लो, काफी बड़ा चैप्टर था, तो मेरे को जितना टाइम दिया था तो मेरे को उसमें तो कवर करना था, लेकिन एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। चाहे तुम एक बार नोट्स चेक कर लेना, ये हो सकता है वहाँ 10 एग्जाम्पल होंगे, यहाँ हमने 4 या 5 किए होंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम था, इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ा। बाकी टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ा। एक मैंने सूडो कायरल नहीं बताया अभी, ठीक है, वो जब मैं कंफर्मेशन कराऊंगा 5 मिनट में बता दूंगा। सूडो कायरल बता देता हूँ, क्या नहीं बताया, एनोमर, ठीक है, एक डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, 10 मिनट की चीज है। एपीमर हो गया, ठीक है, और 2 न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले, ठीक है, रेट्रियो थ्रियो, ये सारा वैसे बायोमोलिक्यूल की बात है। क्या हो गया, 2 फॉर्मूले हो गए ना न्यूमेरिकल वाले। तो ये सारा मिला के 10 मिनट की चीज है, और इसका तुम्हारे 11th में कोई लेना देना भी नहीं है। ये बायोमोलिक्यूल में 12th में पढ़ते हैं, जो ये एनोमर्स वगैरह है, अभी नीड भी नहीं है उसकी। तो ये ना सोचो कि हुआ नहीं, वो भी जरूरत भी नहीं थी, वो तो उस टाइम पर टाइम था इसलिए करा दिया था, ठीक है। तो चाहे एक बार नोट्स देख लेना, सब सेम मिल जाएगा।